नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नैनीताल में नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र का छठा दिन है और आज मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। वहीं नैनीताल में मां नैना देवी के मंदिर में देश भर के भक्त माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मां सती की बाईं आंख यहां पर गिरी थी, जिसके बाद यहां से मां के नैनों के रूप की पूजा होती है। आज से यहां पर दुर्गा पूजा भी शुरू हो रही है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और चलिए नैनीताल आपको लिए चलते हैं सीधा। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज दुर्गा पूजा की भी शुरुआत यहां पर होने जा रही है और तैयारियां इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्र के दौरान हम देखते हैं कि मंदिरों का स्वरूप एक अलग ही तरह का नजर आता है। तो भव्य तैयारी दिखाइए, किस तरह से हो रही है नैना देवी मंदिर पे? देखिए, आज वैसे अगर देखा जाए तो नवरात्रि में आज षष्ठी पूजा है और मां कात्यायनी के रूप की पूजा की जा रही है। और कहा जाता है कि जो मां कात्यायनी है उसको लाल रंग खास तौर पर काफी प्रिय होता है और जो आज के दिन लाल गुलाब चढ़ाने से मां हर मनोकामना पूर्ण करती है। और नैना देवी में मैं खड़ा हूं, आज से दुर्गा महोत्सव की भी यहाँ शुरुआत होने जा रही है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो बंगाल है या फिर उत्तराखंड है उसका दोनों कल्चर दिखने को मिलेगा। मेरे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं तिवारी जी वो हैं, उनसे मैं बातचीत भी कराऊंगा और मैं यहाँ दिखाऊंगा भी किस तरह से यहाँ हो रही है। तिवारी जी, किस तरह से आज कात्यायनी की पूजा हो रही है और नैनीताल नैना देवी का क्या महत्व है? जैसे षष्ठम कात्यायनी का रखा है तो ये कात्यायन ऋषि भी एक हमारे वहाँ हुए जिन्होंने उसकी विशेष उपासना करी है। तो कात्यायनी और जो नौ प्रथम शाल्पित्र द्वितीयम ब्रह्मचारिणी ये दुर्गा के स्वरूप है, इनमें षष्ठम दिवस में कात्यायनी की पूजा होती है। और कात्यायनी को तो जैसा कि आपका लाल रंग पसंद होता है वैसे भगवती का लाल रंग ही होता है। भगवती शनिवार मंगलवार को जो पूजा की जाती है इसलिए मंगल का भी लाल रंग होता है। तो भगवती माता का जो उसको लाल वर्ण विशेष प्रिय है और गुलाब भगवती माता को बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रिय होता है। इसलिए गुलाब की से पूजा करने से और नवरात्रियों में जो एक अनुष्ठान होते हैं जैसे सतचंडी और सतचंडी, लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी पाठ होते हैं उसमें, तो उसमें सहस्त्र नामावली भी होती है। तो उसमें सहस्त्र नाम से कमल से भी पूजा होती है, गुलाब से भी पूजा होती है। तो मातेश्वरी की पूजा जैसे यहाँ पर हमारा श्रद्धालु भी हैं। पंडित जी, आपसे बात करना चाहूंगा अभी। सुमन जी, किस तरह की माँ की कृपा रही है आपका? वो कृपा तो कहीं नहीं जा सकती ना, वो तो गुप्त रूप से कृपा करने वाली है माँ। माँ का तो दिखावा है ही नहीं, गुप्त रूप से करती, जो इच्छा करो वो पूरी करती है। और बाकी हमारे कर्मों का है, थोड़ा कर्मों में भी माँ परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले और उनके चेहरे के भाव ये बताते हैं कि आज किस तरह से वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं मंदिरों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की बात कर लेते हैं। अपने अंतिम दौर में ये यात्रा पहुंच गई है, लेकिन केदारनाथ को लेकर यात्रियों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अब तक दर्शन किए हैं, जो कि अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी भी हो रही है, ठंड बढ़ रही है, इसके बाद भी करीब 7,000 भक्त रोजाना केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। 16,12,089 से भी ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। अभी 1 महीने पूरे यात्रा संचालित होनी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार यात्रा का आंकड़ा कपाट बंद होने तक 17 लाख तक पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। चारों धाम की यात्रा की बात करें तो पिछले साल 46 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे, लेकिन इस बार 50 लाख से ऊपर तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। कॉर्बेट पार्क की पाखरो टाइगर सफारी मामले को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में दस्तक दे दी है। मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन तक सीबीआई फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंची, जहां पर सीबीआई अफसरों ने फॉरेस्ट चीफ
अनूप मलिक से लंबी बातचीत की। सूत्रों की माने तो इस दौरान सीबीआई ने कुछ जरूरी दस्तावेज भी खंगाले। सीबीआई जल्द ही अब एक के बाद एक टाइगर सफारी मामले को लेकर किसी न किसी तरह से जुड़े रहे फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर्स को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई की दस्तक के बाद फॉरेस्ट अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है तो मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से पेड़ काटने और बिना वित्तीय स्वीकृतियों के ही निर्माण कार्य करने के इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई की एंट्री हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब इस मामले को लेकर चूंकि सीबीआई की जांच और ज्यादा तेज हो गई है और कई लोगों के नाम पहले भी इसमें सामने आए थे, अब कई और ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनमें हड़कंप मचा हुआ है, उन पर भी गाज गिर सकती है। और क्या ज्यादा जानकारी अपडेट इस मामले में? देखिए सीनम, सीबीआई अभी शुरुआती दौर में जो जानकारी जुटा रही है कि इस मामले में कौन कौन लोग संलिप्त रहे, उनकी क्या भूमिका रही और किस लेवल की भूमिका रही। यही कारण रहा कि सीबीआई 2 दिन फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंची। वहां पर जो फॉरेस्ट चीफ है अनूप मलिक, उनसे लंबी बातचीत हुई। करीब 2 से ढाई घंटे तक सीबीआई ने उनसे बंद कमरे में बातचीत की और जो जानकारी मिली है कि सीबीआई ने मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है। इसके बाद सीबीआई जो जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई पाखरो में भी ग्राउंड पर जाना चाहती है कि जहां पर ये पूरा मामला हुआ, जहां पर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, जहां अवैध रूप से निर्माण किया गया बिना वित्तीय स्वीकृतियों के, तो सीबीआई ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए पाखरो यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाना चाहती है। ये बात भी पीसीसी अब अनूप मलिक से हुई और इसके बाद मामले से जुड़े जो तमाम अफसर हैं फॉरेस्ट के, चाहे वो कॉर्बेट के तत्कालीन डायरेक्टर हों और राहुल, इन तमाम अफसरों से सीबीआई एक एक करके पूछताछ कर सकती है और साथ ही साथ तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी इसकी जांच के दायरे में आ सकती है। तो सीबीआई फिलहाल पूरे केस की ग्राउंडिंग कर रही है, वो पुख्ता तथ्य जुटा रही है कि इस दौरान क्या क्या हुआ, कब ये वित्तीय स्वीकृतियां यहां पर दी गई, कब इलीगल रूप से यहां पर निर्माण किया गया और कितने पेड़ यहां पर काटे गए जो बिना वित्तीय स्वीकृति के कॉर्बेट में काटे गए टाइगर सफारी के नाम पर। तो एक बार हो सकता है कि सीबीआई आज या कल में किसी भी समय फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंचकर संबंधित अफसरों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का रुख कर सकती है ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। जी बिल्कुल, तो कभी भी सीबीआई पहुंच सकती है और जैसे कोई अपडेट आता है तो सुनील दोबारा आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के जमीन फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी की मौत हो गई है। यूपी की सहारनपुर की जेल में मुख्य आरोपी केपी सिंह बंद था और सहारनपुर में ही केपी सिंह की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल प्रशासन केपी सिंह को अस्पताल लेकर पहुंचा मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि हार्ट अटैक से केपी सिंह की मौत हुई है। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस से सरकारी जमीनों के दस्तावेज बदलकर ये गिरोह ठगी किया करता था। इस पूरे मामले में 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और केपी सिंह इस केस में मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी था, मगर आज केपी सिंह की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आतंकी कनेक्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उधम सिंह नगर के 2 ऐसे आतंकी सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फर्जी दस्तावेज सप्लाई कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चले संयुक्त अभियान में रुद्रपुर से कृष्णपाल और दीपचंद को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले हैं और रुद्रपुर से अपना काला धंधा चला रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 आतंकियों को 34 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। ये हेरोइन पंजाब से लाई गई थी और इसके लिए फर्जी दस्तावेज और गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल किया गया था। जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज उत्तराखंड के रुद्रपुर में बने हैं, जिसके बाद कार्रवाई करके दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और उसमें इंटरोगेशन में सामने आया था कि ये सारी आईडीज, नंबर प्लेट्स इत्यादि इनको रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सप्लाई की गई हैं। तो उस सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ ने काम करना शुरू किया और उसको डेवलप किया और कल देर शाम को हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए ये पूरे बड़े पैमाने पर जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे उस मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है रुद्रपुर से और इनके कब्जे से बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट्स, डीएल, आरसी
इत्यादि मिले हैं। अगली खबर देहरादून से। यहां पर डीबीएस कॉलेज की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में भाई बहन आए हैं और दीवार में दबने से एक लड़की की मौत हो गई है। 22 साल की सुष्मिता तोमर की मौत हो गई है, जबकि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों जौनसार इलाके के रहने वाले बताए गए, जबकि हादसा देहरादून के डालनवाला इलाके में हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यूएई दौरे से लौटे सीएम धामी से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान नए दायित्वधारी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने सीएम धामी से आग्रह किया है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से बात करके कैबिनेट के विस्तार को तय किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री आज बैठते हैं तो सब प्रकार की चर्चाएं होती हैं। संगठन का स्वरूप की भी चर्चा हुई है। सरकार में भविष्य के अंदर दायित्वधारी हमारे और बनने हैं, हमारे मंत्रिपरिषद का गठन होना है। इन सब विषयों पर मैंने उनसे आग्रह किया कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके यथासमय इन सब विषयों का समाधान निकलना चाहिए। कब तक मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा? ये मुख्यमंत्री जी का विचाराधीन विषय है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूएई दौरा खत्म हो गया है और सीएम धामी दिल्ली लौट चुके हैं। अपने दुबई और यूएई दौरे को सीएम ने 15,475 करोड़ का उत्तराखंड में निवेश को लेकर करार किया है। सीएम धामी की मौजूदगी में दुबई में 11,925 करोड़ का एमओयू हुआ, जबकि यूएई में 3,550 के एमओयू हुए। सीएम धामी ने कहा कि उद्योग घराने लगातार उत्तराखंड में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं। धान खरीद का मौसम उधम सिंह नगर के तराई में राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। कांग्रेस ने पूरी खरीद प्रक्रिया पर ही आरोप लगा दिया है, तो राइस मिलर्स ने पिछले पेमेंट नहीं देने की बात कही है। कुमाऊं में तराई से लेकर भावर तक धान की फसल तैयार हो चुकी है। कुछ जगह धान कट चुका है और कुछ जगहों पर कटने का इंतजार है। लेकिन जिन किसानों की फसल कट चुकी है वो धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस खरीद प्रक्रिया पर हमलावर है। देखिए, अभी सिर्फ पंतनगर का मैंने मामला उठाया था। पंतनगर के अंदर धान खरीद शुरू हुई है। मैंने अपने जिलाधिकारी को भी आज धन्यवाद दिया, वीसी को भी किया। पर उधम सिंह नगर के अंदर अभी धान खरीद के हालात बहुत खराब है। ये सरकार फेल हो गई है धान खरीद के मामले। सरकार भी मान रही है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें थी, जिन्हें अब दूर कर लिया गया और खरीद शुरू हो चुकी है। कुछ राइस मिलर्स की प्रॉब्लम थी, जिनका समाधान सरकार ने कर दिया है। कुछ उनकी पेमेंट की दिक्कत थी, उसका समाधान कर दिया है और धीरे धीरे धान खरीद के शुरू हो गई है। मैंने अभी परसों भी सचिवों की बैठक ली और मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया कि आप जहाँ जाएं, जहाँ किसानों को दिक्कत हो रही वहाँ पहुँचे। दरअसल सरकार ने धान खरीद का एमएसपी तो पहले ही 21 से लेकर 2200 के बीच तय कर दिया था, लेकिन पिछले सीजन की खरीद का पेमेंट अभी तक राइस मिलर्स को नहीं हुआ है। ऐसे में राइस मिलर धान खरीद ना कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए उधम सिंह नगर से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस की किसान सम्मान यात्रा का दूसरा चरण रुड़की के नारसन बॉर्डर से शुरू हुआ और रुड़की एसडीएम चौक पर यात्रा का समापन हुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इसमें शामिल हुए और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान भी पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगा और इससे पहले जबरेड़ा में कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा निकाली थी। हम निरंतर लड़ेंगे और यदि तब भी नहीं मानेंगे 2024 में हम कमर कस करके वो सरकार लाएंगे, वो प्रतिनिधि लाएंगे जो लोग हमारी मांगों को, किसान की मांगों को पूरा करवाएंगे। इन्होंने कहा था
के सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। अल्मोड़ा में रामलीला की रौनक है और शहर में लगभग 12 जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें कलाकार मंचन के साथ खुद गायन करते भी दिख रहे हैं। देखिए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है और भद्रेश्वर में सबसे पहले 1860 में रामलीला का मंचन हुआ था। तब रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया था। रामलीला में हिस्सा लेने वाले कलाकार 1 महीने तक देर रात प्रैक्टिस करते हैं और कलाकार भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती, ठुमरी, परज, विहाग सहित कई राग को खुद गाकर रामलीला में अभिनय करते हैं। तो वैसे बचपन से ही पाठ खेलता हूँ। जब से 4-5 साल का था तब से बंदर बनना शुरू किया और धीरे धीरे करके आज इतने साल यहाँ हो गए हैं। 43 साल मेरी उम्र हो गई है, तो लगातार ही मैं पाठ खेलता हूँ। पहले विश्वामित्र, जनक, राजा, शीलनिधि और अन्य प्रकार के यहाँ पाठ खेले जाते हैं। मैं खेल रहा हूँ। अल्मोड़ा में लगभग 12 से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला मानी जाती है, जहां पर कलाकार कई पीढ़ियों के मंचन करते हैं और इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं और देर रात तक बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं। क्योंकि पहले रामलीला भद्रेश्वर से होते हुए आई है। भद्रेश्वर के बाद त्रिपुरा सुंदरी के बाद नंदा देवी प्रांगण में आई और नंदा देवी प्रांगण में इसको पूरे 163 वर्ष हो चुके हैं और इस वर्ष हम 164वें वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। और नंदा देवी रामलीला रागों पर आधारित है। यहाँ वरिष्ठ लोग भी इस रामलीला में प्रतिभा करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समाये हुए है। रामलीलाओं का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यही देखने को मिलता है और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से खबर है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है और रुद्रप्रयाग में रेल की टनल का काम चल रहा है। टनल के अंदर की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। रेल की टनल के अंदर काम जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से और कितनी तेजी से टनल का काम आगे बढ़ रहा है। यानी कि टनल बोरिंग मशीन से यहाँ पर टनल बनाई जाती है और उसके बाद टनल को पूरी तरह से सीमेंट और केमिकल से पैक किया जाता है। यहाँ पर करीब 50% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर गढ़वाल के पास हिंडोला खाल में भालू के हमले में घायल महिला को विधायक विनोद कंडाली ने इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा। देवप्रयाग के पास ट्राला भागीरथी नदी की तरफ खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। शलभ को एसडीआरएफ ने निकाला। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल को कांग्रेस ने बागेश्वर में श्रद्धांजलि दी। सरकार पर सैन्य सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। रुड़की में बिजली विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे। छापेमारी करने गए बिजली विभाग की टीम से मारपीट मामले में गिरफ्तारी की मांग। चमोली के गोपेश्वर कॉलेज में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बद्रीनाथ धाम में पिछले 99 दिन से आंदोलन जारी है। विस्थापन नीति साफ नहीं होने से तीर्थ पुरोहित खासे नाराज। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान मेले का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया। रामनगर के सावलदे में 5.5 करोड़ की लागत से बना कन्वेंशन सेंटर स्थापित हुआ, जो कि अब सफेद हाथी साबित हो रहा है। बागेश्वर में नवरात्रि को लेकर मंदिरों में खासी रौनक और इसके लिए कई पंडाल भी बनाए गए। देर रात तक भजन कीर्तन जारी।
नैनीताल में कल से दुर्गा महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी, मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।